हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक व्याख्यात्मक प्रैक्टिस सेट है। बिना देरी करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था? किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था? तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। किसके लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए। और कब शुरू किया गया था? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब शुरू किया गया था? तो किया गया था 1977-78 में। ठीक है, 1977-78 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू किया गया था। और किसके लिए किया गया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, किस वर्ष से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? देखिए, ये पहले मैं आपको आरटीई एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको उसके शब्दों पर, क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जो आरटीई एक्ट है वो पारित, अगर पूछेगा कि पारित कब हुआ था, अगर आपसे पूछेगा पारित कब हुआ था, तो आपको इसका आंसर देना है 2009, 2009 में ये पारित हुआ था। और आपसे पूछेगा कब प्रभावी हुआ या कब लागू हुआ। ठीक है, क्या पूछेगा? कब प्रभावी हुआ या कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 2010, मतलब कि 2010 में ये कब हुआ? प्रभावी हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए, प्रभावी पूछेगा तो आपको बताना है 2010 से ये प्रभावी हो गया, और अगर पारित पूछेगा तो आपको बताना है 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होता है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर बी, 2010। कंफ्यूज नहीं होना है प्रभावी और पारित में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो जो आरटी एक्ट है 2009, ठीक है, आरटी एक्ट जो 2009 है उसके अनुसार जो शिक्षक प्रति सप्ताह कार्य करेगा उसका आंसर होगा 45 घंटे। ठीक है, जो प्रति सप्ताह शिक्षक को कार्य करने के लिए इसमें कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? वो किए गए हैं 45 आवर। ठीक है, 45 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा, मतलब इसकी किसकी बात की जा रही है? एनसीएफ, है ना। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा। ठीक है, एनसीएफ कब हुआ था? 2005 में। कब हुआ था एनसीएफ? जो वो एनसीईआरटी जो लेकर आई थी एनसीएफ को, वो किस सन में लेकर आई थी? वो लेकर आई थी 2005 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, 2005 में। अच्छा, जो एनसीएफ है आपका 2005, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आप नोट डाउन जरूर करें। मैं उनको बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वैसे तो बहुत बड़ा है एनसीएफ, ठीक है, इसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप इस टाइम जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, किसने दिया? एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो सुनो, इसका जो पहला पॉइंट है यह सीखने पर बल देता है, ये करके सीखने पर बल देता है। किस पर बल देता है? करके सीखने पर, है ना, ये करके सीखने पर बल देता है। जो रटंत प्रणाली है उससे ये मुक्त करने पर बल देता है। रटना नहीं है, मतलब जो स्टूडेंट्स को कोई भी चीज आपको रटानी नहीं है, ठीक है, उसको करके सिखाना है, उसको समझाना है।
रटंत विद्या से इसको दूर करना है, ठीक है। और एक पॉइंट और है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने पर बल देता है। कौन? एनसीएफ 2005। जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान स्कूल में सीख रहे हैं, वो स्कूल के बाहरी जीवन से भी हमारे काम आए, मतलब हमें व्यवहारिक शिक्षा पर बल देगा, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी रहे, उस प्रकार की शिक्षा पर यह बल देता है। कौन? एनसीएफ 2005। और जो पाठ्य चर्चा है, जो हमारा पाठ्य चर्चा है, वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पाठ्य चर्चा है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर बच्चों के चहुमुखी विकास की ओर उन्मुख करे। बच्चों को जो क्या करे? बच्चों का चहुमुखी विकास करे। अब चहुमुखी का मतलब है सर्वांगीण, है ना, बच्चे का हर क्षेत्र में विकास करे। समझ में आ गया? चहुमुखी विकास की ओर उन्मुख करे, ठीक है। कौन? एनसीएफ 2005। तो ये लाइन आपको सारी लर्न करनी है और उनको नोट डाउन भी जरूर कर लेना है, ठीक है। और एनसीएफ 2005 के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है, सन 2005 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ घोषित किया गया? तो वही 2005। इंग्लिश में भी दे देता है, इसलिए आपको इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है, ठीक है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ बल देता है, मैंने अभी आपको एनसीएफ के बारे में सारी बातें बताई। देखिए, एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ बल देता है किस पर? करके सीखने पर, रटने पर नहीं देता, ठीक है, ये सभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ बल देता है करके सीखने पर। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षक है वो कौन है? सुविधादाता है। क्या कहा गया है? शिक्षक को सुविधादाता, इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटर, ठीक है। सुविधादाता, फैसिलिटर बोला गया है किसे? शिक्षक को। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जो शिक्षक होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार, उस शिक्षक को क्या माना गया है? वो माना गया है सुविधादाता, सुविधा प्रदान करेगा। मतलब ये नहीं है कि उसको एकदम से जाके सारी चीजें बता देगा और एकदम जाके खुद मुख्य पॉइंट बन जाएगा, है ना। कहते हैं ना, इसमें मुख्य नहीं है, शिक्षक मुख्य नहीं है, इसमें स्टूडेंट, जो मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षा है वो उसमें स्टूडेंट जो है केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक नहीं होता। शिक्षक ओनली एक फैसिलिटर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन इसमें मुख्य, कौन गौड़ है? तो मुख्य में नहीं आएगा, शिक्षक गौड़ में आएगा और सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां उसकी हेल्प करेगा स्टूडेंट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, सही है। नहीं है पूछा, ये याद रखना, आपसे क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करें, इसको समझ लें। नहीं है कहा है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, मैंने आपको बताया सही बात है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, यह भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, नहीं, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। और बच्चों का चहुमुखी विकास इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह इसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2005 है उसमें बहुभाषा निहित है। त्रिभाषा के साथ साथ क्या है? बहुभाषा, है ना। त्रिभाषा के साथ साथ क्या है? बहुभाषा, ठीक है। मतलब सारी भाषाओं को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन ए, बाल मनोविज्ञान पर बल, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व का आदर, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का व सिद्धांत पर बल, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जो बच्चा है, प्रत्येक जो बालक है वो अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब कि सबकी अपना अपना क्या होती है? अपना व्यक्तित्व, मतलब अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है। मतलब प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। किसी की जो सीखने की गति वो तीव्र हो सकती है और किसी की मंद। तो सब जो है वो क्या होते हैं? व्यक्तिगत, मतलब कि वो इंडिविजुअल होते हैं, है ना, ठीक है। तो सारी बातें इसकी क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी,
जो मनोविज्ञान है वो हमारा क्या करता है, व्यवहार पर अध्ययन करता है, और वो बालक के व्यक्तित्व का आधार भी करेगा। और जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, मैंने आपको बताया व्यक्तिगत विभिन्नता से अर्थ है जो प्रत्येक बालक है उसके सीखने का, उसका जो विकास है वो अलग अलग होगा, किसी का तीव्र और किसी का मंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन मनोविज्ञान, एजुकेशन, ठीक है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके मुख्य तत्व कौन कौन है? शिक्षार्थी मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाले, सीखने की प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है प्रोसेस, ठीक है, और टीचर अध्यापक सुविधा दाता। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके जो है वो मुख्य तत्व हैं। ठीक है, इसके बिना कोई एजुकेशन थोड़ी हो पाएगी, शिक्षा थोड़ी हो पाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक, यह अक्सर नहीं लिखा, ये शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अंतर्दर्शन विधि है वो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अच्छा, व्यक्तिनिष्ठ मतलब क्या है इसमें? यहां पे अंतर्दर्शन का मतलब क्या है? अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर देखना, अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर देखना, अंतर का मतलब अपने अंदर देखना। ठीक है, अपने अंतर देखना। और इस विधि का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है? वो किया है विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है विलियम वुंट और उसके शिष्य टिचनर ने। एक बात और याद रखनी है, जो विलियम वुंट है वो कौन है? विलियम वुंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म के क्या है? जनक है। ठीक है, विलियम वुंट। ठीक है, संरचनावाद के जनक है कौन? विलियम वुंट। और विलियम वुंट प्रयोगवाद के जनक है। ठीक है, क्योंकि विलियम वुंट है जिन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले, मतलब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित की थी। किन्होंने? विलियम वुंट ने। कहां पे स्थापित की थी? जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में। अच्छा, कब स्थापित की थी? 1879, 1879 में की थी। सारी जानकारी मैं आपको देता जा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए, इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ऑप्शन बी, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी, इसमें वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षक इस मनोविज्ञान का अध्ययन करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रभावशाली बना सके अपने शिक्षण को। इसमें क्या करते हैं? हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और अपने शिक्षण को, कि हम अपना शिक्षण किस तरह से बेहतर कर सके, अपने जो हमारा विद्यार्थी है हम उसे किस तरह से सिखा सके। ठीक है, तो अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही है जो क्या करता है? विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है और अपना शिक्षण जो है वो बेहतर बनाने का प्रयास करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक, विकास का मतलब, विकासात्मक मतलब विकास हो रहा है एक अवस्था से दूसरी अवस्था का, है ना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहां से किया जाएगा? जन्म से। ऑप्शन नंबर सी, कहां से अध्ययन किया जाएगा विकास मनोविज्ञान? जीवन का जन्म से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टालॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और दो क्वेश्चन आपसे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है दो आपसे पूछे जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, क्या है? एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेस्टालॉजी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो आपको बताना है थॉर्नडाइक। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। और अगर आपसे पूछा जाए ओनली मनोविज्ञान
खाली मनोविज्ञान लिखा है और आपसे पूछा है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है विलियम जेम्स को। ये तीनों क्वेश्चन आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखें, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो हो गया पेस्टोलॉजी। अगर आधुनिक शब्द जोड़ दिया जाए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो आपको बताना है थॉर्नडाइक, और खाली मनोविज्ञान का जनक पूछा है तो आपको बताना है विलियम जेम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवांशिक विधि है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विकासात्मक विधि। अच्छा, विकासात्मक जो विधि है उसको आनुवांशिक या जेनेटिक विधि हम क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि इस विधि में जो अध्ययन किया जाता है वो मुख्यतः वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मतलब इसको जो विकासात्मक विधि है इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्यतः वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक, और इंग्लिश में जेनेटिक विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है। देखिए, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि, और इसकी जो जनक है प्रयोगात्मक विधि के, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया, विलियम वुंट है, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के जनक, ठीक है। और विलियम वुंट ने ही प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। कब की थी? 1879 में। नोट डाउन जरूर करते जाएं, बार बार रिपीट कर रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। 1879 में, 1879 में। और कहां पर की थी? जर्मनी के लिप्जिग शहर में की थी विलियम वुंट, ठीक है। और इनको प्रायोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रायोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो आपको बता दिया इसका, विलियम वुंट, ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्दर्शन का तात्पर्य है। अंतर्दर्शन का तात्पर्य मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। अंतर्दर्शन का तात्पर्य है अपने में देखना, अपने अंदर देखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अपने अंदर देखना, अंतर्दर्शन। और इस विधि का प्रतिपादन किया था विलियम वुंट और उनके शिष्य ने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।